हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। अनूप स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग जैसा कि बोर्ड पे आपको शो हो रहा है कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, सामान्य हिंदी पढ़ेंगे। सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा। क्या पढ़ेंगे? भाषा पढ़ेंगे। और इसके बाद ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाषा पढ़ेंगे, और उसके बाद वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्तनी पढ़ेंगे, और धीरे धीरे संधि पढ़ेंगे, धीरे धीरे समास करते हुए अपना क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो यदि आप हिंदी के लिए यहाँ पर आए हैं तो निश्चिंत होकर एक स्टार्टिंग से अपना नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाइए। एक पेन और एक कॉपी जो है आप अपने सामने रखिए। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है आप उसे क्या करेंगे, नोट्स कर सकते हैं। मैं आपके जो है चीज़ें बोर्ड पे लिखवाता चलूँगा, जिससे आप लोग क्या करेंगे, उसे नोट्स कर सकते हैं। आप अपना स्वयं का नोट्स बना सकते हैं। और यदि कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप उसका कमेंट करके आप उसका क्या है जवाब ले सकते हैं। आपको जवाब तुरंत दे दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारी क्लास होगी भाषा की। ठीक है, भाषा, जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा उसको मैं लिखवाता चलूँगा, जिससे कि आप लोगों का एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाए क्लास के अंत तक। तो सबसे पहले आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि भाषा होता क्या है। ठीक है, भाषा क्या होती है। तो नॉर्मल आप लोग सुने होंगे कि मानव जिसकी सहायता से अपने भावों और अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, व्यक्त कर सकता है, उसे हम लोग भाषा कहते हैं, है ना। लेकिन एक बार एग्जाम में भाषा की परिभाषा ही पूछ दिया गया था, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा जीवित प्राणियों के भाव प्रकाशन का एक साधन है। तो ये है एक परिभाषा पूछा गया था कि निम्न में से भाषा की परिभाषा कौन सी हो सकती है, या निम्न में से भाषा है, ऐसा करके पूछा था। 4 आपके ऑप्शन में दिए गए थे, तो उसमें से यही ऑप्शन सही था कि जीवित प्राणियों के भाव प्रकाशन का एक जो है साधन है भाषा। मतलब ये कि मानव जो है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक भाषा का प्रयोग करता है। क्लियर है? तो ये भाषा हो गई। अब आपसे पूछता है कि भाषा जो है वो कहाँ से आई। भाषा जो है वो एक संस्कृत का शब्द है, भास। ये है भास धातु, यहाँ से आई भाषा की उत्पत्ति होती है। और ये जो भाषा है इसको आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। और ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज लैटिन भाषा के लैंग्वा शब्द से आई, है ना। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो लैटिन शब्द के लिंग्वा से आई, आप चाहे तो लिख सकते हैं। और उसका जो मतलब होता है ये आपको लिखना है। लैटिन भाषा के कहाँ से आई, लैटिन भाषा के किस शब्द से, लिंग्वा शब्द से। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है, क्या होता है, जिह्वा। क्या होता है, जिह्वा होता है। तो इस तरह से जो होता है कि भाषा की उत्पत्ति होती है संस्कृत भाषा के भास धातु से उत्पन्न होता है। तो इस तरह से ये भाषा का एक परिभाषा हो गया। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्रम में जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भाषा जो होता है, यदि उसके क्रम में देखेंगे तो भाषा को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो आपका देखिए ऐसे बांट सकते हैं। एक तो आपका हो जाएगा व्यवहारिक रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक तो आपका व्यवहारिक रूप हो जाएगा और एक हो जाएगा प्रायोगिक रूप हो जाएगा। ठीक है, एक व्यवहारिक रूप और एक प्रायोगिक रूप। लेकिन जब भाषा के व्यवहारिक रूप को हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। एक तो भाषा का जो व्यवहारिक रूप होगा वो होगा मौखिक, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, लिखित होगा, और तीसरा होता है सांकेतिक। आप लोग ऐसा मान के चलिएगा ये सांकेतिक जो है इसको अमान्य कर दिया गया है, या इसे अमान्य माना जाता है। तो इस तरह से 2 हुए, लेकिन आपको व्यवहारिक रूप से 3 याद रखना है, क्योंकि भाषा को कभी कभी आप लोग जो नहीं बोल पाते हैं वो संकेत के द्वारा ही क्या करते हैं, बात करते हैं। तो इसे अमान्य तो कर दिया गया है,
लेकिन मौखिक और लिखित रूप से भाषा के दो क्या हैं, व्यवहारिक रूप हैं। जैसा कि देखिए बोर्ड पे आपको दिखाया गया है कि प्रायोगिक रूप से कितने हैं, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा या राज्य भाषा या प्रादेशिक भाषा, संपर्क भाषा, मानक भाषा, विदेशी भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। इतने हम लोग प्रयोग के हिसाब से क्या है, इसको हम लोग देख सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोग जब इसको प्रयोग के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि इनके विषय में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये मातृभाषा आपको दिख रहा है, देखिए दिख रहा होगा, यहाँ पे जो ये मातृभाषा दिख रहा है, ये मातृभाषा वो भाषा होती है जब हम लोग जन्म लेते हैं तो उस समय हमारा जो परिवेश होता है, उस समय का जो भाषाएं बोली जाती है वहाँ पे जो भाषा, या तो ये कहते हैं जब हम जन्म लेते हैं जो हमारे माता पिता की भाषा होती है वही होती है मातृभाषा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मातृभाषा जो है जन्म लेते समय है ना, आस पड़ोस या माता पिता द्वारा बोली जाने वाली भाषा। दूसरी क्या है, दूसरी है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा जो है वो देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा होती है। देश में सबसे अधिक जो बोले जाने वाली भाषा होती है वो राष्ट्रभाषा होती है। राजभाषा क्या होती है, जो राजकीय कार्यों में बोले जाने वाली भाषा होती है उसे हम लोग कहते हैं राजभाषा। इसके बाद आप देखेंगे तो ये है एक राज्य भाषा या तो प्रादेशिक भाषा, है ना, क्या है, राज्य भाषा या तो प्रादेशिक भाषा। इसके बाद है संपर्क भाषा, इसके बाद है मानक भाषा। मानक भाषा का मतलब जो व्याकरणीय रूप होता है उसे हम लोग मानक भाषा कहते हैं, है ना, व्याकरणीय रूप लिख लीजिए, व्याकरणीय रूप होता है ये मानक भाषा। ठीक है। विदेशी भाषा कौन सी होती है भाई, विदेशी भाषा वो होती है जो दूसरे देशों में बोली जाती है, वो विदेशी भाषा हो गई। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा वो होती है, जैसे राष्ट्रीय भाषा या मतलब कि राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा वो होती है जो पूरे विश्व में सबसे अधिक बोली जाएगी, उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहेंगे। तो ये जो भाषा के रूप हैं ये आप व्यवहारिक और रूप से और प्रायोगिक रूप से देख लिए कि ये कौन कौन सी भाषाएं होती हैं, किस तरह से होती हैं। लेकिन वास्तव में अभी आपसे एग्जाम में हो सकता है यहाँ से का प्रश्न उठ जाए, लेकिन अब हम लोग जो देखेंगे यहाँ से प्रश्न आपको उठता है। यहाँ पे दिया गया है भारत में भाषा के परिवार। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि यह हमारा जैसे भारत देश है ना, सपोज दैट ये हमारा जो है भारत देश हो गया, तो इसमें बहुत सारे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हर सब का जो परिवार है अलग अलग क्षेत्र का है। तो इस तरह से जब हम लोग भारत में भाषा की बात करेंगे तो भारत में 4 भाषा होते हैं और वो 4 भाषा एक परिवार की तरह होते हैं, क्योंकि उसमें एक जैसे मान लीजिए द्रविड़ भाषा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है, तो इस भाषा के परिवार में, उस द्रविड़ भाषा के परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं वो उनका भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र होगा। 4 भागों में से डिवाइड, ये द्रविड़ क्षेत्र हो गया, तो ये आस्टिक क्षेत्र हो गया, तो ये चीनी तिब्बती क्षेत्र हो गया, तो ये क्या हो गया, भारोपीय भाषा क्षेत्र हो गया। तो इस तरह से इन सब का परिवार है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि भारत में कितने भाषा परिवार हैं, तो ये 4 हैं। कौन कौन से हैं, तो आपके जस्ट सामने लिखा हुआ है, देख लीजिए कौन कौन से हैं। इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए कौन कौन से हैं भाई। पहला है भारोपीय भाषा परिवार। क्या है, अच्छा दिख नहीं रहा होगा तो देख लीजिए। पहला क्या है, भारोपीय भाषा परिवार। ये जो भारोपीय भाषा परिवार है ये कौन कौन से होते हैं, इसमें ही आता है हिंदी। क्या आता है, इसमें ही क्या आता है, हिंदी आता है। 1 मिनट थोड़ा सा, ठीक है। इस भारोपीय भाषा परिवार में आता है आपका हिंदी। और ये जो यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि
सबसे बड़ा जो परिवार है वो किसका है? हिंदी का है। तो सबसे बड़ा परिवार किसका है? हिंदी का। इसका मतलब भारोपीय भाषा परिवार सबसे बड़ा परिवार है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए सबसे बड़ा भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है, ये याद रखना है। और यदि आपसे कभी पूछता है कि हिंदी जो है किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, तो वो भारोपीय। ठीक है, किस भाषा परिवार के अंतर्गत आएगी भाई? भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आएगी। दूसरा क्या है? दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? तमिल। ये जो तमिल भाषा आती है ये कहाँ बोली जाती है? नाम से ही पता चल जा रहा है, ये बोला जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पर बोला जाता है? ये तमिलनाडु में। इसके बाद बात करेंगे तेलुगु की। इसी द्रविड़ भाषा में आता है तेलुगु। तेलुगु कहाँ पर बोला जाता है? तेलुगु जो है वो आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। क्लियर है? इसके बाद आता है आपका कन्नड़। कन्नड़ कहाँ पर बोला जाता है? कन्नड़ नाम से पता चल रहा है कर्नाटक में बोला जाएगा। इसके बाद आता है मलयालम। जो मलयालम है वो केरल में भी बोली जाती है, केरल में बोली जाती है। क्या आता है? मलयालम। ये बोला जाता है केरल में। तो यदि आपसे अब प्रश्न पूछ दे कि जो द्रविड़ भाषा है उस भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो उसके अंतर्गत आपका तमिल आएगा, तेलुगु आएगा, कन्नड़ आएगा और मलयालम आएगा। इन भाषाओं का जो उपयोग होता है किस राज्य में होता है? वो भी आपका तमिलनाडु में होता है, तेलुगु आंध्र प्रदेश में होता है, और ये जो आपका कन्नड़ है कर्नाटक में होता है, और उसके बाद जो मलयालम है वो आपका केरल में होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये द्रविड़ भाषा के परिवार हो गए। अब इसके बाद देखेंगे तो नेक्स्ट क्या है? आष्टिक भाषा परिवार, है ना। क्या है? आष्टिक भाषा परिवार। आष्टिक भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो आष्टिक भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन से आएगी? एक तो आती है संथाली। क्या आती है? संथाली आ गया। छत्तीसगढ़ी आएगा, असमिया आएगा, छत्तीसगढ़ी, असमिया। तो संथाली कहाँ पर बोला जाता है? संथाली बोली जाती है झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। यदि नहीं दिख रहा होगा तो इधर उधर होते रहेंगे तो आप लोग नोट्स जो है अपना कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा। चलिए, तो ये हो गया संथाली जो है झारखंड में। छत्तीसगढ़ी नाम से ही पता चल रहा है कि छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली भाषा है। असमिया भी नाम से ही पता चल रहा है कि ये असम में बोली जाने वाली भाषा है। इसके बाद आता है उड़िया। क्या आता है? उड़िया। ठीक है, उड़िया जो है ये भी उड़ीसा में बोली जाने वाली भाषा है। तो इस तरह से आष्टिक भाषा परिवार के अंतर्गत संथाली आ गया, छत्तीसगढ़ी आ गया, उड़िया आ गया और असमिया आ गया। असम का एक और भाषा होता है बोडो, जो कि चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, अभी बताते हैं। तो ये आपके कुछ भाषा परिवार हो गए। इसको आप क्या करेंगे? याद रखिएगा। और इसके बाद अंत में आपको क्या ध्यान देना है? चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ये चौथा भाषा परिवार है। चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत आता है आपका नागा। ठीक है, मणिपुरी। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये किस राज्य में बोले जाने वाली भाषा है। तो नागा जो है, नागा से पता चल जा रहा है कि नागालैंड है ना। कहाँ? नागालैंड। मणिपुरी से मणिपुर। और बोडो जो है ये कहाँ की? ये असम का है। तो असम जो है याद रखिएगा, एक तो आपको यहाँ पे असमिया मिला और यहाँ पे एक मिला आपको बोडो मिल गया। तो इससे आप लोग याद रखिएगा कि भारत में 4 भाषा परिवार हैं। अब देखिए 4 भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आ गई वो भी हमने आपको बता दिया। वो भाषाएं किस राज्य में बोली जाती हैं ये भी। ठीक है, तो यहाँ तक तो कुल भाषा परिवार के विषय में हमारे भारत में कितने भाषा परिवार हैं, कितने भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें थी, ये सब हमने देख लिया। अब हम लोग चलेंगे सीधे हिंदी पर। हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, कहाँ से आया हिंदी, किस तरह से हिंदी का विकास होता है, उसके क्रम में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको आप लोग चाहे तो नोट्स कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा बोर्ड से हट जाता हूँ। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ ये आपको देखना है। तो आपके सामने देखिए साफ साफ लिखा गया है कि हिंदी भाषा का जो विकास है वो किस भाषा, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि हिंदी भाषा का जो विकास है किस भाषा से हुई, तो आपको अब यहाँ पर ये जो लाइन मैंने बनाई है इसको बड़ा ध्यान से देखना है, इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ तक आते आते आधुनिक हिंदी की विकास हुई है, विकास की दर को दिखा रहा है धीरे 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 करके। तो सबसे पहले देखिए है संस्कृत है, क्या है पहले, संस्कृत है। तो सबसे पहले आपका संस्कृत है, तो संस्कृत है, तो संस्कृत से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ, यहीं से प्रारंभ होता है। वैदिक आर्य लोग आए, वहाँ से संस्कृत भाषा की उत्पत्ति होती है, एक वैदिक संस्कृति और एक लौकिक संस्कृति। तो यहाँ से जो संस्कृत भाषा का उत्पत्ति होती है और संस्कृत भाषा से बनती है हमारी पाली भाषा, पाली से बनता है प्राकृत, प्राकृत से बनता है अपभ्रंश, अपभ्रंश से बनता है अवहट्ट, और अवहट्ट से बनता है प्राचीन हिंदी, और इस प्राचीन हिंदी से बनता है आधुनिक हिंदी। आप इसको प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी को मिलाकर ये कह सकते हैं कि अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आती है और अवहट्ट के बाद आती है हिंदी। तो यदि आपसे कभी भी एग्जाम में पूछते कि अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है, तो प्राकृत से हुआ है। प्राकृत भाषा का विकास किससे हुआ, तो पाली से हुआ है। पाली भाषा का विकास किससे हुआ, तो संस्कृत से हुआ है। अपभ्रंश का यदि ऑप्शन में दे दे कि संस्कृत के लिए, तो भी सही तो है, संस्कृत से ही तो अपभ्रंश आया है। तो ये जो क्रम आपको दिखाई दे रहा है, इस क्रम को बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिए, याद रख लीजिए। आपसे किसी भी तरह से यदि प्रश्न घुमाकर पूछता है तो आप एकदम आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक देखिए, ये क्या है कि आपको याद रखना है किस तरह से आपको समझ में आएगा क्या क्या करना है। लेकिन अब इसके बाद हम लोग जो हिंदी की जो है एक श्रेणी देखेंगे किस तरह से विकास हुआ। संस्कृत में हमने यहाँ बताया कि संस्कृत भाषा से, चलिए भाई संस्कृत भाषा से जो है हिंदी का विकास हो गया। ठीक है, एक मिनट, संस्कृत भाषा से हिंदी का विकास हो गया। तो सबसे पहले होता क्या है ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न जो है अब पूछेंगे, तो ध्यान में क्या रखना है कि सबसे पहले हमने बताया कि संस्कृत आई, तो सबसे पहले आए कौन, सबसे पहले आए प्राचीन में, प्राचीन आर्य भाषा आई, आर्य लोग आए थे तो उनकी आर्य भाषा आई। ये जो आर्य भाषा थी, ये जो आर्य भाषा थी ये दो थी, ये आर्य भाषा दो थी। कौन कौन थी, एक तो थी संस्कृत ही, है ना, थी संस्कृत, लेकिन एक वैदिक संस्कृत के रूप में थी जो 1500 ईसा पूर्व से चली 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद ये वैदिक संस्कृति है ना, ये क्या है, वैदिक संस्कृति। उसके बाद दूसरी आई लौकिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति। ये जो लौकिक संस्कृति है ये कब से कब तक चली, ये चली 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो यहां पे ये ध्यान रखना है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तो ये जो प्राचीन आर्य भाषा आई तब, और इसी लौकिक संस्कृति से उत्पत्ति होती है पाली भाषा की। किसकी, पाली भाषा की। ठीक है, तो इसी से पाली भाषा की उत्पत्ति होती है और ये 500 ईसा पूर्व से चलता है 1 ईस्वी तक। ठीक है, इतना। इसके बाद आगे देखते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। यहाँ तक हमने बता दिया कि पाली भाषा की जो है उत्पत्ति हो गई। ये जो पाली भाषा है ये चेंज हो जाता है प्राकृत भाषा में, जैसा कि हमने पहले यहाँ पे देखिए आपको बताया ना, पाली भाषा है प्राकृत में चेंज हो जाती है। यहाँ पे ये देखिए प्राकृत में चेंज हो जाता है पाली भाषा। ठीक, प्राकृत जो है अपभ्रंश में चेंज हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग पहले ये देखेंगे, ये जो पाली भाषा है ये किस में चेंज हो जाएगी, प्राकृत में। और प्राकृत में कितने भागों में चेंज होगी, सबसे पहले किस में चेंज होती है, सौर सेनी, सौर सेनी प्राकृत। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्रीय। ध्यान से देखते चलिए, अभी हिंदी का विकास देखिए कैसे होता है, महाराष्ट्रीय प्राकृत। उसके बाद आएगा अर्ध मगधी,
अर्ध मगधी प्राकृत। उसके बाद आएगा आपका मगधी, उसके बाद आता है ख्रस और उसके बाद आता है पैसाची। प्राकृत हैं सभी, क्या है? प्राकृत। प्राकृत से हमने बताया अपभ्रंश आता है, तो जस्ट सौर सेनी प्राकृत से सौर सेनी अपभ्रंश आएगा, सौर सेनी अपभ्रंश। महाराष्ट्री से महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। अर्धमागधी से अर्धमागधी जो है अपभ्रंश। मगधी प्राकृत से क्या आ जाएगा? मगधी अपभ्रंश, ठीक है। क्रस प्राकृत से क्या आ जाएगा? क्रस अपभ्रंश। उसके बाद पैसाची से आपका पैसाची अपभ्रंश। क्लियर है? ये तो अपभ्रंश हो गया, यहां तक तो खिला सही था। लेकिन अब इसके बाद यहां से देखिए खिला बदल जाता है। ये जो सौर सेनी अपभ्रंश है, इससे किन किन भाषाओं की उत्पत्ति होती है? सौर सेनी अपभ्रंश से उत्पत्ति होती है पश्चिमी हिंदी। किसकी उत्पत्ति होती है? पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ठीक है, और गुजराती। और क्या? गुजराती। तो ये ध्यान देना है कि जो सौर सेनी प्राकृत थी उससे सौर सेनी अपभ्रंश की उत्पत्ति होती है, और उसके बाद सौर सेनी अपभ्रंश से ये पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती की उत्पत्ति हो जाती है। अभी इन्हीं भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं आती है उसकी भी चर्चा होगी, और तब जाकर हमारे जो है उपभाषा और बोलियां कितनी निकलती हैं वो जाकर निकलेंगी। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखते रहिए इस चार्ट को। तो सौर सेनी अपभ्रंश से जो है मिलती क्या है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और आपका गुजराती। और ये जो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है इससे मिलता है हमें मराठी। क्या निकलती है? मराठी भाषा निकलती है, ठीक। अर्धमागधी से पूर्वी भाषा निकलती है, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। और ये जो मगधी अपभ्रंश है इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है बिहारी हिंदी, ठीक है जी, बिल्कुल सही। अब इसके बाद ख्रस अपभ्रंश है। ख्रस अपभ्रंश से क्या निकलता है? पहाड़ी हिंदी निकलता है, पहाड़ी हिंदी। और ये जो पैसाची है इससे निकलता है पंजाबी। क्या निकलता है भाई? पंजाबी। तो प्रश्न को बड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसा कि बताया गया, पंजाबी कहाँ निकलेगा? पैसाची, पैसाची से निकलेगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। यहां तक तो बातें हो गई। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, अब आपको कुछ दिख रहा होगा, बोर्ड पे ध्यान से देखिए। इस चार्ट पे आप देखिए कि यहाँ पर जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो क्या है? सभी से हिंदी की उपभाषाएं निकली। अब यहाँ से देखना है उपभाषाओं में से कौन कौन सी बोलियां निकलेंगी, वो ध्यान से देखना है। तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर कि यहाँ से एक पश्चिमी हिंदी, ध्यान से देखिए, ये एक पश्चिमी हिंदी निकली, राजस्थानी हिंदी निकली, यहाँ गुजराती निकली, तो हिंदी इसमें है नहीं, ध्यान नहीं देना है। मराठी भाषा है, इसको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे है पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। कितने हो गए भाई? 2, 3, 5। तो 5 जो है हमारी उपभाषा हो गई। तो याद रखना है आपको कि हिंदी में कितनी उपभाषा है? 5 उपभाषा। कितनी है? 5 उपभाषा है। हिंदी में 5 उपभाषा है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? जैसे आपने कहा पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत
खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी ये सब आएंगे। राजस्थानी हिंदी की बात की तो आपने कहा मारवाड़ी, नेपाली ये सभी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आएंगे। नेपाली माफ करिएगा, मालवी। उसके बाद जब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी? छत्तीसगढ़ी, अवधी। उसी के बाद बिहारी हिंदी में मगधी, मैथिली ये सभी जो हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आएंगी, कौन कौन सी बोलियां होती हैं जो उनके अंतर्गत आती हैं, उसको हम लोग अब देखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषा हो गई। कौन कौन सी हो गई? ये आपके सामने है। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषा हो गई। कौन कौन सी हो गई? आपके जस्ट सामने दिखाई दे रहा है कि हिंदी के अंतर्गत ये 5 उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। चलिए अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां जो हैं बोली जाती हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ध्यान देना है, 1 मिनट। चलिए, तो सबसे पहले आपका यह है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली आएगी? तो पश्चिमी हिंदी में आपकी सबसे पहले लिखेंगे आप कौरवी भाषा। कौरवी भाषा मतलब क्या? खड़ी बोली, ठीक है। इसके बाद ब्रज, कन्नौजी। इसके बाद क्या लिखेंगे? ब्रज, कन्नौजी, ठीक है। इसी में आएगा हरियाणवी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बांगरू भी कहते हैं, बांगरू भी। और आएगा इसमें बुंदेली। तो याद रखिएगा कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन से आपका आ गया? खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली, ये सभी जो हैं पश्चिमी हिंदी में आएगा। राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सा आएगा भाई? राजस्थानी हिंदी में आएगा आपका मारवाड़ी, मारवाड़ी बोली आएगी, मालवी है ना, मेवाती, जयपुरी, जयपुरी को हम लोग ढूढ़ाड़ी भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सा आएगा? पूर्वी हिंदी में आएगा छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी और अवधी और बघेली, ये जो है पूर्वी हिंदी में आएगा। इसके बाद बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी में सबसे पहले आएगा मगही। क्या आएगा? मगही, मैथिली, मैथिली और भोजपुरी, भोजपुरी, ठीक है। अब बात करते हैं पहाड़ी की। पहाड़ी में आपका पहले आएगा कुमाऊनी, गढ़वाली लिख लेते हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली। जो बोर्ड से टूट जाता है, जो लिख रहे हैं, अगर वो ढक जा रहा है तो मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से हट जाता हूं, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा मैं बोलता भी हूं और आप लोग लिख सकते हैं। तो ये जो आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये जब आप गिनेंगे ये सभी, तो आपको टोटल 18 बोलियां निकल के आएंगी। तो आपके पास कुल 5 हिंदी में, हिंदी की 5 उपभाषा और 18 बोलियां निकल के सामने आ गई। तो याद रखिएगा, हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? 5, और हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 18, ठीक है। क्लियर है? सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई। अब कुछ चीज़ें हैं जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि यदि आपसे पूछ दिया गया कि भारत के कितने राज्यों में हिंदी बोली जाती है, तो भारत के कितने राज्यों में हिंदी बोली जाएगी? हमने पूरा हिंदी का 18 बोलियां जो हैं वो हमने आपके सामने रखा। उसके बावजूद भी आपको बताते हैं कि हिंदी जो है वो भारत के 10 राज्यों में बोली जाती है। 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। चलिए ये बताते हैं कि कौन कौन से वो राज्य हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हिमाचल प्रदेश। क्या लिखेंगे? हिमाचल प्रदेश पहला हो गया। दूसरा लिखेंगे हरियाणा। तीसरा कौन सा है? दिल्ली, ठीक है। चौथा उत्तराखंड। उसके बाद पांचवा आपका उत्तर प्रदेश हमारा, ठीक है। उसके बाद छठवां क्या है? राजस्थान।
उसके बाद है 7वां मध्य प्रदेश, 8वां आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है। 9वां आपका क्या है, बिहार, और 10वां क्या है, झारखंड। 10वां आपका है झारखंड। क्लियर है। तो ये हो गई भारत में 10 राज्यों में जो है क्या बोली जाती हैं, हिंदी बोली जाती हैं। कौन कौन सी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये आपका झारखंड। ये हो गए आपके 10 राज्य। अब हम लोग बात करेंगे भारत की लिपियों के विषय में, है ना। भारत की लिपियाँ क्या होती हैं इसके विषय में। लिपि का मतलब होता है जो लिखने का ढंग, तरीका, शैली, ये जो है क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है, ठीक है। ये यही लिपि कहलाती है। तो यदि हम लोग लिपियों की बात करें तो बहुत सारी जो लिपियां हैं उनके विषय में एक एक करके देख लेते हैं। कौन कौन सी लिपियां हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ब्राह्मी लिपि की, है ना। ब्राह्मी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि विश्व की सबसे प्राचीन लिपि है। इसको हम लोग लिखते चलेंगे जिससे आप लोगों का जो है नोट्स जो है वो बनता चले, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन लिपि है, ठीक है। और ये जो लिपि है ये देवनागरी लिपि की जननी कही जाती है। देवनागरी लिपि की जननी कही जाती है, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद ये जो किधर से किधर लिखी जाती है तो याद रखिएगा, ये लिखी जाती है बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, तो ये याद रखना है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछता है कि जो ब्राह्मी लिपि है वो किधर से किधर लिखी जाती है, तो बाएं से दाएं लिखी जाती है ब्राह्मी लिपि। इसे देवनागरी की जननी कहा जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन लिपियों में से एक है, प्राचीन लिपि ही है सबसे विश्व की, ठीक है। दूसरी है देवनागरिक लिपि। देवनागरिक लिपि संस्कृत और हिंदी, संस्कृत व हिंदी भाषा की लिपि है, ठीक है। और इसे कैसे लिखी जाती है, इसे भी बाएं से दाएं लिखा जाता है, ठीक है। कैसे लिखा जाएगा, बाएं से दाएं लिखी जाएगी। और जैसे कि हमने बताया ब्राह्मी लिपि में कि ये देवनागरी की जननी कही जाती है। ये तो देवनागरी पढ़ते समय हम ये भी जान लेंगे कि इसकी उत्पत्ति किधर से हुई है, तो ब्राह्मी लिपि से ही जो है देवनागरी की उत्पत्ति हुई है। क्लियर है। इसके बाद है हमारा खरुष्ठी लिपि। खरुष्ठी लिपि के विषय में क्या जानेंगे, देखिए ये पहली बात तो ये जाने कि खर प्लस ओष्ठ 2 शब्दों से मिलकर बना है। और इसका मतलब ये है, खर का मतलब गधा, ओष्ठ का मतलब ओठ, मतलब इसे गधे की ओठ वाली लिपि भी कहते हैं। खरुष्ठी लिपि को गधे की ओठ वाली लिपि भी कहते हैं। और ये जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है अरमाइकी लिपि। अरमाइकी लिपि जो है ये अरबी व फारसी की प्राचीन लिपि है। अरबी व फारसी की प्राचीन लिपि है। और ये जो है दाएं से बाएं, किधर, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका अरबी लिपि। क्या है, अरबी लिपि। अरबी लिपि, रोमन लिपि और गुरुमुख लिपि। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरबी लिपि की। तो ये जो अरबी लिपि है ये उर्दू भाषा की लिपि है। किसकी, उर्दू भाषा की। क्लियर है, उर्दू भाषा की लिपि है। और ये जो है ये अरमाइकी लिपि की आधुनिक जो रूप है इसको कहा जाता है अरबी लिपि। मतलब ये कह सकते हैं कि अरमाइकी लिपि का जो आधुनिक रूप है वो अरबी लिपि है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यदि
अरमाइकी भाषा की ये आधुनिक रूप है। तो अरमाइकी भाषा हमने बताया कि दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो ये भी दाएं से बाएं लिखी जाएगी, दाएं से बाएं। क्लियर है। इसके बाद है आपका रोमन लिपि। रोमन लिपि के विषय में ये जानना है, ये किन भाषाओं की लिपि है? तो ये बहुत सारी भाषाओं का, जैसे स्पेनिश हो गया, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी, ठीक है, और बहुत सारी भाषाओं का ये क्या है? लिपि है। अब ये जो भाषा है ये लिखी किधर से जाती है? लिखी जाती है बाएं से दाएं। आप लोग इंग्लिश लिख के देखिए, ABCD भी लिखेंगे तो बाएं से दाएं लिखेंगे, तो ऐसे समझ सकते हैं। तो जो रोमन लिपि होती है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। अब बात करते हैं गुरुमुखी लिपि से। गुरुमुखी लिपि से एक प्रश्न पूछता है कि गुरुमुखी लिपि किस भाषा की लिपि है? जैसे कि हमने सभी भाषाओं को बता दिया कि हाँ ठीक है, इसकी लिपि है, इसकी लिपि है, इन भाषाओं की लिपि है। तो गुरुमुखी की जब पूछता है तो गुरुमुखी लिपि जो होती है ये पंजाबी, याद रखिएगा। अभी हमने बताया कि किस भाषा से उत्पत्ति होती है इससे पहले, और यहाँ पर ये है कि गुरुमुखी लिपि जो है वो किस भाषा की है? तो ये है पंजाबी की, तो याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में हिंदी का जो विकास हुआ उसका संवैधानिक विकास कैसे होता है। मतलब हमारे संविधान में भाषा को लेकर, हिंदी को लेकर क्या प्रथाएं हैं या कौन कौन सी अनुच्छेद हैं, कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं, उसके विषय में देखते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले ही आप लोग देखिए इस यहाँ पर कि लिखा गया है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है। भारतीय संविधान में हिंदी की चर्चा भाग 17 में की गई है। कहाँ पर, किस अनुसूची में? अनुसूची 8 में। तो भाग 17 में अनुसूची 8 में जो है वो किसकी चर्चा की गई है? भारतीय संविधान में हिंदी की चर्चा की गई है। भाग 17 में कुछ अध्याय और 9 अनुच्छेद हैं। तो ये संविधान यदि आप पढ़ते हैं तो वहाँ जान लीजिए, लेकिन यहाँ पर भी जान लीजिए कि भाग 17 में हिंदी की यदि चर्चा की गई है तो भाग 17 में कुल 4 अध्याय हैं और जो है 9 अनुच्छेद हैं। ठीक है। किस अनुसूची में हिंदी की चर्चा की गई है? तो हिंदी की चर्चा है अनुसूची 8 में की गई है। पहला अध्याय जो है इसमें से 4 अध्याय के बाद में, पहले अध्याय में संघ की भाषा, दूसरे अध्याय में प्रादेशिक भाषा, तीसरे अध्याय में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा, और चौथे अध्याय में विशेष निर्देश दिए गए हैं। क्लियर है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं संघ की भाषा की। अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को राजभाषा और देवनागरी लिपि को राजलिपि का दर्जा देने की बात की गई है। क्लियर है। 350(2) में, अनुच्छेद 350(2) में भाषाई अल्पसंख्यक के बच्चों की उनकी मातृभाषा में समुचित शिक्षा देने की व्यवस्था राष्ट्रपति की अनुमति से एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करके प्रावधान करेगा। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि भाषाई अल्पसंख्यक के जो बच्चे हैं उनकी मातृभाषा में समुचित शिक्षा, उनकी मातृभाषा में जो समुचित शिक्षा देने की व्यवस्था, मतलब कुल मिलाकर उसकी भाषा में, उसकी मातृभाषा में जो शिक्षा दी जाएगी, और ये राष्ट्रपति की अनुमति से एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, और वो अधिकारी क्या करेगा? उस बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा मुहैया करवाएगा। ठीक है। ये अनुच्छेद 350(2) में कहा गया है संघ के लिए। क्लियर है। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। यहाँ से कुछ प्रश्न उठते हैं कि भारत में प्रारंभ में संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ये संविधान से भी प्रश्न आपका आएगा और भाषा से है, इसलिए हमने यहाँ पर भी जो है जोड़ लिया है। तो प्रारंभ में जब संविधान, मूल संविधान थी, जब संविधान बनी थी तो कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन बहुत सारे संशोधन होते गए धीरे धीरे, और वर्तमान में कुल 22 भाषाएं
हो गई हैं। संविधान में इतनी समय वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं ये आप पहले ये देख लीजिए कि 14 भाषाएं कौन कौन सी हैं, उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से जुड़ी हैं। ठीक, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो लिखा गया है ये क्या है, एक सूत्र है, एक फार्मूला है कि आप भाषाओं को कैसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है अम्ब गुही ककमम उपसंत तेव। सबसे पहले अ से आपका होगा असमिया, क्या होगा, असमिया होगा। ठीक है, अ से क्या हो जाएगा, असमिया हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा ब से बंगाली, क्या हो जाएगा, बंगाली हो जाएगा। गु से क्या हो जाएगा, गुजराती हो जाएगा, गुजराती। उसके बाद ह से क्या हो जाएगा, ह से अपना हिंदी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है क से हो जाएगा कन्नड़। फिर उसके बाद इस क से हो जाएगा कश्मीरी। ठीक है, इस म से क्या हो जाएगा, मलयालम। और इस म से क्या हो जाएगा, मराठी हो जाएगा। उ से क्या हो जाएगा, उड़िया। प से क्या हो जाएगा, पंजाबी। स से क्या हो जाएगा, संस्कृत। ठीक है, और त से क्या हो जाएगा, तमिल। ते से क्या हो जाएगा, तेलुगु हो जाएगा। ठीक है, और ऊ से क्या हो जाएगा, उर्दू। तो ये जब मूल भाषा मूल संविधान थी तो मूल संविधान में ये 14 भाषाएं थी। तो यहाँ पे जो है इसके बाद जान लेंगे कि 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी जोड़ी गई और 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में नेपाली और मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। अब आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कौन कौन सी भाषाएं किस राज्य में बोली जाती हैं, है ना। बोडो हमने बताया कि असम में बोला जाता है। डोंगरी, ये जो डोंगरी है ये जम्मू कश्मीर में, और मैथिली बिहार में, और संथाली कहाँ पर, अच्छी तरह से आप लोगों को पता है, यदि आपने क्लास स्टार्टिंग में किया है तो देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है भारत की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई हैं उसके विषय में हम लोगों ने देख लिया कैसे किस तरह से संविधान में विकास हुआ। यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट कर उसका सल्यूशन ले सकते हैं। यदि आप लोगों को क्लास से रिलेटेड कोई सुझाव देना हो तो आप लोग कमेंट करके उसको सुझाव दे सकते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो हो वर्णमाला। इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, वर्णमाला। ठीक है, तो यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को, और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो आप लोगों को मिल जाए। क्योंकि आपको यदि लेखपाल की तैयारी करनी है या तो जीडी की तैयारी करनी है, हिंदी आपको पढ़ना ही है, तो आपको सारी की सारी पूरी क्लासेस A to Z मतलब शून्य से शिखर तक सारी क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।